Very good morning to all of you. Myself Pratik Mishra. I'm going to teach you one of the important topic that is electric dipole. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट का एक पार्ट है, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए बात करते हैं ये डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अगर मैं इसकी डिफिनेशन बताना चाहूँ तो यू कैन राइट डाउन लाइक दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन और दिस इज द सिस्टम ऑफ टू अनलाइक चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने डायग्राम में बना रखा है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस, यहाँ पे कोई डिस्टेंस लेनी है। ठीक है, मैं सेपरेशन जो जनरल सेपरेशन आपको बुक वगैरह में दिखेगा वही लेके चल रहा हूँ 2a, कहीं कहीं ये d के टर्म में भी होता है, अंतर कुछ नहीं होगा, फॉर्मूले का शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। जैसे मैंने कहा, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू अनलाइक चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहीं के बीच में होगा C। इस सेंटर ऑफ मास से या फिर इस मिड पॉइंट से दोनों चार्ज की डिस्टेंस कितनी है, A और A। देखिए चार्ज आप लोगों ने पढ़ रखा है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाता है, ये भी आपने पढ़ रखा है। एक चार्ज की वजह से आसपास उसका इन्फ्लुएंस होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी आपने पढ़ रखा है। एक चार्ज की वजह से उसके आसपास उसका पोटेंशियल होता है, इट आल्सो हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, ये भी आपने पढ़ रखा है। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये बना के पढ़ा जा रहा है, मतलब कोई आपको ऐसी नई चीज नहीं आएगी जो इसमें नहीं पता है। चार्ज पता है आपको, प्लस माइनस की, उसकी वजह से फील्ड, उसकी वजह से पोटेंशियल, सब कुछ पता है। हाँ, दो चार्ज को इस तरीके से हमने रख दिया। ठीक है, अब चलिए डिस्कस करते हैं, प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज को हमने रख दिया है किस तरीके से, इस तरीके से कि इनके बीच का सेपरेशन फिक्स है। मींस एक नॉन कंडक्टिंग वायर, लकड़ी के टुकड़े से या प्लास्टिक के टुकड़े से हमने इसको बांध के दोनों एंड पे चार्ज को रखा है, इस तरीके से समझना है। अगर ये मेटेलिक हो गया तो नेट चार्ज जीरो, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है, ये नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। ठीक, देखिए 11th के सिलेबस से अगर हम 12th के सिलेबस को कंपेयर करें, स्टार्टिंग का जो फेज है जो आपका 11th का था, न्यूटन्स लॉ, सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट देख रहे हैं। एज ए स्टूडेंट जब मैं पढ़ता था तो जो मुझे बेसिक और मेजर डिफरेंस समझ में आता था 11th के स्टार्टिंग और 12th के स्टार्टिंग में, जो मैं अब आपको शेयर कर रहा हूँ। 11th की मैक्सिमम चीजें, ओवरऑल चीजें यू कैन विजुअलाइज, आपको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, फिजिकल लाइफ में दिखती हैं। 12th में आते ही जैसे आप 12th में कदम रखते हैं, पहला चैप्टर होता है, इसमें कुछ दिखता नहीं है, ना चार्ज दिखेगा, ना चार्ज की वजह से फील्ड दिखेगी, ना उसका पोटेंशियल दिखेगा। फ्यूचर में करंट वगैरह पढ़ेंगे, आप कहीं जाके टच करके करंट नहीं चेक कर सकते। ठीक है, फिर वो लास्ट टाइम ही करेंगे। मतलब यहाँ पे आपका इमेजिनेशन, जो इमेजिनरी पावर है वो तो स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, आपको साथ साथ इमेजिनेशन बढ़ानी पड़ती है टीचर के साथ। ठीक है, अदरवाइज चीजें आगे बढ़ जाती हैं तो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। फोर्स क्या है, दो चार न्यूमेरिकल में फंसेंगे जैसे 11th में करते थे, तो आपको बाद में भी कुछ चीजें क्लियर आउट होती थी, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ इमेजिनेशन में चलता है, कुछ प्रैक्टिकली विजिबल नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमको कंसंट्रेट होकर आगे बढ़ना पड़ता है क्लास 12th में। और बेसिकली उनके लिए जो नीट मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन में आपको बेसिक भी स्ट्रांग रखना है, एज वेल एज कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। ये इंटेंशनली डिफाइंड टर्म है, ठीक है, जिसमें दो चार्ज ले लिया है और सेपरेशन है 2a। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन वन फिजिकल पैरामीटर दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, आज इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टेशनरी चार्ज की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन कर रहे हैं। 2-3 महीने बाद हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे मैग्नेटिक डाइपोल डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसकी डिफिनेशन वगैरह भी लिखी जाती है बुक में, ये मेंशन रहता है। ये पढ़ते क्यों है हम लोग कुछ समय बाद देखेंगे कि ये क्या था, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर टर्म है और इसका स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन जो दिखता है हमको कैपिटल P के टर्म में। ठीक है, एरो लगा दिया, मतलब ये वेक्टर है। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड डिफाइन करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, ये जो चार्जेस हैं अनलाइक चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, उसमें किसी एक का मैग्नीट्यूड Q मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, दैट इज QA। यही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है। सिंस इट इज वेक्टर, इट आल्सो हैव डायरेक्शन, इट मस्ट हैव डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन डिफाइन करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो डायरेक्शन डिफाइन करते हैं दैट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज माइनस Q टुवर्ड्स प्लस Q, माइनस Q से प्लस Q की तरफ
ये डाइपोल का डायरेक्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, या फिर डाइपोल का भी डायरेक्शन आप कह सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड टर्म है दैट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फ्रॉम -q टू +q। चलिए, हमने बात की एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो वेक्टर होता है, वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम डिफाइन करते हैं। तो आपको अगर सिर्फ वेक्टर की प्रॉपर्टी शो करने के लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें, जल्दी से देखेंगे। सपोज इस कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे -3q चार्ज है, +q चार्ज है, ऊपर +2q चार्ज है, ठीक है। पूछा गया इस सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, मतलब जितने यहाँ पे डाइपोल हैं, यहाँ पे जितने डाइपोल हैं, ठीक है, वो वेक्टर हैं और उनका रिजल्टेंट हमको चाहिए, ठीक है। तो डाइपोल जनरली पेयर में दिखेगा आपको, जब क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है तो आपको कभी एक्सेस चार्ज नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको हमेशा पूरे के पूरे कंप्लीट पेयर ही दिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे +q चार्ज है, इसमें एक -q चार्ज मिला लीजिए, एक डाइपोल बन गया, उसका अपने मैग्नीट्यूड हो गया, इसमें कितना बच गया -2q, ये +2 के साथ एक दूसरा डाइपोल बनाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आपको सॉल्व करना हो, आप सिंपल एक डाइपोल दिखा दीजिए P1, मैग्नीट्यूड -q +q लेकर, ठीक है। P1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, q इंटू a, सेपरेशन गिवन है a, और एक दूसरा डाइपोल है, अगर ये x एक्सिस मान लो, इसको y एक्सिस मान लो, ये परपेंडिकुलर है आपस में, -2q +2q, ठीक है। इस तरीके से आपको एक दूसरा डाइपोल मिला, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, कोई एक चार्ज ले लीजिए 2q और सेपरेशन है a, ठीक है। ये एक वेक्टर है, दूसरा एक वेक्टर है, दोनों 90 डिग्री के हैं, ये a है, ये b है, तो रिजल्टेंट यू कैन राइट डाउन इजिली, जो p नेट होगा उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, √P1² प्लस P2², ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 4 और 1 5, ये आ गया आपका QA√5, सिंपल, ठीक है। यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट डायरेक्शन, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, जो आप लोग वेक्टर में करते हैं, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे +q है, -2q में से एक -q से सब पेयर बना लीजिए, एक डाइपोल हो गया, और एक -q बच गया, +q के साथ दूसरा डाइपोल बन गया। आई थिंक यहाँ पे -q + q दोनों डाइपोल का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। नीचे हमने एक डाइपोल दिखाया P1, मैग्नीट्यूड है q इंटू a, एक दूसरा डाइपोल है P2 कह दिया, आई थिंक मैग्नीट्यूड P1 P2 का सेम है। इनके जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट आप लिख सकते हैं, दे आर मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद ईच अदर। P1 P2 मैग्नीट्यूड में सेम है, P भी कह सकता हूं, P नेट जो होगा √P² + P² + 2 P1 P2 cos 60 इज 1/2, ठीक है। P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू, मैंने P कह दिया, और P का मैग्नीट्यूड कितना है, Q इंटू A, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये फाइनली कितना हो गया, P² + P² + P², ये P√3, QA√3। जिस तरीके से वेक्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, उसी तरीके से बेस्ड ऑन दैट मींस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि सारा का सारा वेक्टर है, हम रिजॉल्व करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए, हमारे डाइपोल सिस्टम में चार्ज होते हैं, और हमको पता है चार्ज की वजह से उसके आसपास उसका इन्फ्लुएंस होता है, इन फिजिक्स इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम पढ़ने जा रहे हैं किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। इसको हम 2-3 पार्ट में समझते हैं, अलग अलग पॉइंट के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमें पढ़ना क्या होता है, मैं एक बार आपको ग्लिम्स देता हूं। है तो चार्ज की वजह से उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, उसके आसपास पोटेंशियल हो सकता है। अगर एक्सटर्नल फील्ड में रख दो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, तो डाइपोल पे फोर्स लग सकता है, हो सकता है उस पर टॉर्क लग रहा हो, वो घूम रहा हो, वो स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है वो SHM भी कर रहा हो। तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल, ठीक है। तो इसको हम पहले समझते हैं एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है। एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, पहले हम जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज एक्सियल पोजीशन फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए, मैं एक डाइपोल बनाता हूं, -q + q, ठीक है। जो हमने स्टैंडर्ड सिंबल यूज किए थे, ये टोटल डिस्टेंस हो गई 2a, ठीक है। तो सेंटर से डिस्टेंस है a और a। देखिए, इन दोनों चार्ज को मिलाते हुए जो स्ट्रेट लाइन है, इसी को कहते हैं कि ये डाइपोल का एक्सिस है, ठीक है। तो हमको किसी एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे, किसी एक जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड देगा कौन, चार्जेस, सिस्टम के चार्जेस। अच्छा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन नेचर अलग अलग है, एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। चलिए, तो पहले कोई एक्सियल पोजीशन पे कोई पॉइंट हमने P डिफाइन किया,
और यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी प्लेस्ड, ये कोई पॉइंट है कहां पर है, इस एक्सियल पोजीशन पे, इस एक्सियल, ये तो जनरल पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, तो हमको एक डिस्टेंस लेनी पड़ेगी सेंटर से, हमने एक जनरल डिस्टेंस ली आर, इस पॉइंट पे ये पॉजिटिव चार्ज अपना फील्ड देगा, निगेटिव चार्ज भी फील्ड देगा। चलिए देखते हैं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू है, अभी निगेटिव को भूल जाते हैं, सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पी पे फील्ड किधर देगा, अवे फ्रॉम द सोर्स, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द सोर्स, हमने कहा ये है E1। आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, के क्यू बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस निकालनी है, पूरा है आर, आर में से ए माइनस कर दो, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। तो मैं यहां पे बना देता हूं E1, ठीक है, और E1 का मैग्नीट्यूड लिख देते हैं के कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के क्यू बाई आर माइनस ए का स्क्वायर। अब देखिए निगेटिव चार्ज की बात करते हैं, निगेटिव चार्ज इस पॉइंट पी पर अपना फील्ड दे रहा होगा, निगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड द सोर्स फॉर निगेटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, के क्यू डिवाइडेड बाई इस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितनी होगी आर, आर प्लस ए का स्क्वायर। अच्छा पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करूं, आगे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो पीछे वाली निगेटिव एक्स, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव एक्स की तरफ दे रहा है और निगेटिव चार्ज निगेटिव एक्स की तरफ दे रहा है। मैंने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज E2, तो पॉइंट पी पे एक फील्ड E2 पीछे की तरफ, एक फील्ड E1 आगे की तरफ, ठीक है। E2 का मैग्नीट्यूड मुझे लिख देना चाहिए के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए का स्क्वायर। कभी कभी स्टार्टिंग में बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर नेगेटिव चार्ज था तो माइनस क्यों नहीं रखा, तो ये डायरेक्शन कैसे पता चली माइनस नहीं रखा था, तो आई हैव मेंशन ओनली मैग्नीट्यूड, तो माइनस कहाँ गया, ये एरो पीछे कैसे बना दिया, अगर माइनस नहीं होता तो आगे आगे की तरफ बनाते, सिंपल, ठीक है। देखिए अब क्या है, अब ध्यान से देखिए, पॉइंट के पास इस पॉइंट के नजदीक कौन है प्लस क्यू, दूर कौन है माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड सेम है, किसकी फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी पॉजिटिव वाले की, क्यों, क्योंकि दूरी कम है। फील्ड किसकी वीक होगी निगेटिव चार्ज की, क्यों, दूरी ज्यादा है। मतलब हम कॉमन सेंस से कह सकते हैं पॉइंट पी पे नेट फील्ड किधर बचेगी आगे की तरफ, E1 ज्यादा है E2 कम, ठीक है, E1 ज्यादा है E2 कम, तो E एक्सियल में लिख रहा हूं, मतलब इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी E1 माइनस E2, फाइनली कैलकुलेट करके पॉजिटिव आना भी चाहिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए का स्क्वायर, देखने से भी लगा। चलिए तो यहाँ पे हम पी पॉइंट एक्सियल पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। अगर आप के क्यू कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा टर्म आ रहा है, तो फाइनली ऊपर बचेगा 4RA, एलसीएम देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, मीन्स आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा हम लोग ऑलरेडी डिफाइन करते हैं डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड Q मल्टीप्लाइड बाई 2A, यहाँ पे आपको देखने से मिलेगा Q और यहाँ पे 2A निकाल दीजिए, तो एक 2 बच गया और एक R बच गया, 2 बच गया, K बच गया, R बच गया और 2QA आपका P हो गया, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट लाइक P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर। अच्छा एक खास बात देखिए, हमने कहा पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन किधर होगी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, शायद यहाँ पे आई कैप लगा सकते हैं वेक्टर फॉर्म। अगर ये पॉइंट इधर होता बिहाइंड माइनस क्यू, अगर ये पॉइंट पीछे की तरफ होता तो उस समय माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पीछे की तरफ, यहाँ पे प्लस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो कम होता इन कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो ये जो टर्म है, ये जो फील्ड होती E1 ड्यू टू माइनस क्यू वो ज्यादा होता, E2 कम होता। तो यहाँ पे अगर पॉइंट होता तो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही होती विद सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात है, एक्सियल पोजीशन पे चाहे पॉइंट प्लस क्यू के आगे लीजिए चाहे माइनस क्यू के पीछे लीजिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आगे की तरफ होगी, ठीक है। अच्छा अब देखिए मैं एक टर्म से डिफाइन करता हूं कि ये शॉर्ट डाइपोल की बात कर रहे हैं, हमने कहा कि डाइपोल पढ़ते हैं तो वहां पे शॉर्ट डाइपोल टर्म यूज किया जाता है।
तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉर शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल मीन्स ये जो ए है ये छोटा है इन कंपेरिजन टू दिस डिस्टेंस आर। ए इज मच मच लेस देन आर। ए बहुत छोटा है तो ए का स्क्वायर और छोटा हो गया, तो ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है इसमें बचा क्या, आर स्क्वायर माइनस लगभग लगभग जीरो, ए लगभग लगभग जीरो, मीन्स ये बच गया आर टू द पावर 4। ऊपर एक आर बैठा है तो नीचे क्या बनेगा, आर क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल ये लगभग लगभग 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया। वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे आई कैप लगा लीजिए, यहाँ पे एरो लगा देंगे, लगा ही देते हैं। ये जो टर्म है ये फाइनल रिजॉल्व होके आया है। ठीक है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन के साथ। तो एक्सियल पे आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, 2kp बाई आर क्यूब। चलिए अब हम बात करते हैं एक दूसरे पोजीशन की जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डाइपोल की वजह से, दैट इज इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, ये कैसा पोजीशन है, इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस एक्सिस पासिंग थ्रू सी। इसके सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस के परपेंडिकुलर। ठीक है, वैसे इस टाइप के बहुत सारे परपेंडिकुलर एक्सिस हो सकते हैं, हम कौन सा ले रहे हैं, पासिंग थ्रू सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट पी, पॉइंट पी पहले यहाँ पे एक्सिस पे था, आर डिस्टेंस पे, आप कह दिए पॉइंट पी को इस तरीके से 90 डिग्री घुमा दिया है। ठीक है, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आ गया है। नाउ इट इज सेपरेशन आर। आर कहां से, सेंटर से। चलिए बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि हमको कैलकुलेट करना है पॉइंट पी पे। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट पॉइंट पी अवे फ्रॉम द सोर्स, अवे फ्रॉम द चार्ज, मैंने कहा यह है E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। दिस इज सेपरेशन आर। ओके, ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव को भूल जाते हैं हम, नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पे फील्ड किधर देगा, टुवर्ड्स द सोर्स, इस लाइन पे, आई थिंक इसी लाइन पे देगा। मैंने कह दिया ये फील्ड हो गई E2। पॉइंट पी पे दोनों चार्ज फील्ड दे रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द सोर्स और नेगेटिव चार्ज टुवर्ड द सोर्स। बेटर होगा हम इसको रिजॉल्व कर लें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मैं इस पॉइंट पी पे ही ओरिजिन ले लेता हूं। ठीक है, और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब E1 का जो मैग्नीट्यूड है, E1 के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड है के क्यू बाई इस लेंथ का स्क्वायर आर स्क्वायर, ये कितना होगा पाइथागोरस से, ए आर, दिस इज कमिंग आउट टू बी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पॉइंट से सोर्स की जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर मींस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही बचा। ठीक, E2 की बात करते हैं। E2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा जो E1 का है। देखिए माइनस क्यू चार्ज है, के क्यू बाई इस डिस्टेंस का स्क्वायर, पाइथागोरस से फिर यही आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका स्क्वायर करना है मीन्स आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। किसी ने कहा सर ये निगेटिव चार्ज था, माइनस कहाँ गया, ये माइनस, ये एरो ही तो है, ये टुवर्ड द सोर्स। पॉजिटिव होता तो अवे फ्रॉम द सोर्स, वेक्टर को उल्टा बनाया है। ठीक है, ये E1 और E2, E1 जो है माइनस एक्स और वाई के बीच में कहीं बैठा हुआ है, E2 जो है माइनस एक्स माइनस वाई के बीच में है। इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं along the axis perpendicular to the axis, x एक्सिस पे और y एक्सिस पे रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमको एंगल पता होना चाहिए। अगर मैं कहूँ ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होना चाहिए। अगर ये थीटा है दिस शुड ऑल्सो बी थीटा, ये थीटा है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, दिस शुड ऑल्सो बी थीटा। ठीक है, अब पॉइंट P पे E1 और E2, E1 E2 मैग्नीट्यूड में सेम है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं दिस इज पॉइंट P, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E1, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E2, थीटा दिस इज ऑल्सो थीटा। E1 इज इक्वल टू E2 मैंने कह दिया E है, E है, ये हो गया E। रिजॉल्व करते हैं, ये x एक्सिस पे कितना होगा, E cos थीटा, E cos थीटा, 2E cos थीटा। y एक्सिस पे रिजॉल्व करते हैं, E sin थीटा, नीचे भी E sin थीटा। इसके दो कंपोनेंट, एंगल के साथ वाला cos थीटा, एंगल के अपोजिट sin थीटा। इस E के भी दो कंपोनेंट, एंगल के साथ वाला cos थीटा, एंगल के अपोजिट sin थीटा।
हम देख रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फील्ड नहीं बच रही, जितना ऊपर उतना ही नीचे, ठीक है। बचेगा कितना, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, वो भी माइनस एक्स डायरेक्शन में, माइनस आई कैप, ये मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन क्या है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो पॉइंट ई पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, ई इक्वेटोरियल लिखता हूं मैं, 2e कॉस थीटा। ई क्या है, किसी एक का मैग्नीट्यूड, ये जो है यहां पे थीटा वेरी नहीं कर रहा है, फिक्स है, ये आर फिक्स है, ए फिक्स है, तो थीटा भी फिक्स है। चलिए इसको हम लिखते हैं 2e की वैल्यू है के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फ्रॉम दिस ट्रायंगल वी कैन आल्सो राइट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा बेस्ड बाई हाइपोटेनस, ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाइपोटेनस कॉस थीटा की वैल्यू। आप देख लीजिए यहाँ पे पावर हाफ है और यहाँ पे पावर, ये पूरा ब्रैकेट का पावर 1 और ये 1/2, 3/2 बना। दैट इज डिनोमिनेटर में लिख दिया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। 2 छोटा है, बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। ऊपर देखिए ये 2 और Q और A ये मिलके क्या बना रहे हैं, P, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये बना आपका K और P, ठीक है। यहां पे भी हम इसको सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं, फॉर शॉर्ट डाइपोल, ठीक है, फॉर शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल मतलब डाइपोल की लेंथ इस इक्वेटोरियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है, ए बहुत छोटा, तो ए का स्क्वायर और छोटा, आर स्क्वायर में स्क्वायर जोड़ोगे कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये ब्रैकेट का टर्म लगभग आर स्क्वायर, उसके पावर है 3/2, 2 से 2 कट गया तो नीचे क्या बचा, आर क्यूब। तो ई जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैं लिख रहा हूं KP बाई आर क्यूब। दिस इज द सिंप्लीफाइड रिलेशन, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन के साथ। एक्सिस पे कितना आया था, एक्सिस पे यहां पे 2KP बाई आर क्यूब, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, फाइनल डायरेक्शन किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड की, निगेटिव एक्स में। अगर आप याद रख सकते हैं तो आपको याद रखना चाहिए माइनस वाले चार्ज की तरफ, क्योंकि जरूरी नहीं कि डाइपोल हमेशा आपको इस तरीके से एक्स एक्सिस पे ही मिले, कभी वाई एक्सिस पे मिल सकता है, कहीं पर भी इंक्लाइंड वे में भी मिल सकता है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे फील्ड की डायरेक्शन कैसे याद रखनी है, इस लाइन के पैरेलल, एक्सिस के पैरेलल, निगेटिव चार्ज की तरफ, माइनस क्यू के अलाउंग, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना है, KP बाई आर क्यूब। तो इक्वेटोरियल पे जो है वो एक्सियल का आधा, बशर्ते आर सेम है। अगर ये आर होता है, यहाँ पे ये डिस्टेंस आर है तो 2KP बाई आर क्यूब, और यहाँ पे KP बाई आर क्यूब, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में मैं माइनस आई कैप डाल देता हूं यहाँ। चलिए 1 मिनट आप इसको कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं। एक्सिस पे जो होता है, एक्सियल पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे जो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है 2KP बाई आर क्यूब, P क्या है, Q इंटू 2A। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आर डिस्टेंस पे जो फील्ड होती है किधर होती है, माइनस क्यू की तरफ, कितनी, KP बाई आर क्यूब। एक्सिस वाला डबल, आप ऐसे लिख सकते हैं, बगल वाला डबल, जो बगल वाला है ऊपर का डबल है, क्योंकि ये 4 महीने बाद भूल जाते हैं, ठीक है। जब ऑन द स्पॉट कोई पूछा जाता है तो भूल जाते हैं कौन सा 2 टाइम्स था। चलिए अब हम पता करने जा रहे हैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में किसी जनरल पॉइंट, उसको हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। अभी क्या था कि जनरलाइज्ड वे में हमने एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन, अगर यहीं पे ओरिजिन ले लो तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था। उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए। अब क्या है, कोई भी जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट डिफाइन कैसे करेंगे, डाइपोल से कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए, तो हम सेंटर से डिस्टेंस लेके चल रहे हैं और उसका कुछ इंक्लिनेशन है, या फिर कह दीजिए एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, ठीक है। एट ए डिस्टेंस आर मेकिंग एंगल थीटा विद डाइपोल। हम इस पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है। इसके 2-3 मेथड होते हैं, यहाँ पे हम सिंपल वे में इसको निकालना सीखेंगे। देखिए क्या है, हम शुरू से शॉर्ट डाइपोल की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी हम शॉर्ट डाइपोल कह के उसका बेनिफिट लेंगे। देखिए कैसे, ये जो शॉर्ट डाइपोल है, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया और यहां पे मैंने एक डाइपोल P दिखा दिया, ओके। P की वैल्यू कितनी है, 2QA, Q इंटू 2A, जैसा कि हम लोग करते चले आ रहे हैं। अब ये एक वेक्टर है, ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन है इसी को मैंने ड्रॉ किया है एट एन एंगल थीटा। अब अगर इस शॉर्ट डाइपोल की बात करें तो इसके 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, एंगल के साथ वाला, ठीक है, अगर आप इसको एक्स एक्सिस मान लो तो इसके परपेंडिकुलर
वाई एक्सिस होगा। मतलब इस डाइपोल को हम ब्रेक कर सकते हैं अलोंग दिस पॉइंट पी, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट पी, और एक उसके परपेंडिकुलर। एक एक्स एक्सिस ये है तो वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर। हम इसे डाइपोल को ब्रेक कर लेते हैं। ये कितना हो गया भाई, पी कॉस थीटा, और डाइपोल का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कितना होगा, पी साइन थीटा। हमने कहा यहाँ पे दो दो परपेंडिकुलर डाइपोल का ही तो रिजल्टेंट ये पी है, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा का रिजल्टेंट पी है। ठीक है, अब देखिए जो पॉइंट पी है आपका, जो पॉइंट पी है, आई थिंक कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इस पॉइंट को क्यू ले लेता हूं, अदरवाइज पी पी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट है क्यू। क्यू पे नेट फील्ड चाहिए। अगर आप पी की हालत देखेंगे, सॉरी पॉइंट क्यू मैंने बोला था, पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू पे जो नेट फील्ड है हम कह सकते हैं दो डाइपोल की वजह से। एक ऐसा डाइपोल जिस लाइन के अलोंग जो बैठा हुआ है, और एक ऐसा डाइपोल जो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक ऐसा डाइपोल जो इसके परपेंडिकुलर है, किसके, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट क्यू। ये जो डाइपोल है दैट इज पी साइन थीटा, दैट इज P2 इज इक्वल टू पी साइन थीटा। और एक डाइपोल है अलोंग दिस लाइन, मैंने कह दिया P1 क्या है, P cos थीटा। हमारा जो ओरिजिनल डाइपोल था उसके दो कंपोनेंट ले लिए, P cos थीटा और P sin थीटा। अगर इस जनरल पॉइंट Q की बात करेंगे वो P1 के अलोंग है, मतलब P1 के रिस्पेक्ट में इसकी जो पोजीशन है वो एक्सियल पोजीशन है। अभी तो हमने पढ़ा था एक डाइपोल है तो यहाँ पे, तो यह डाइपोल कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये डाइपोल P1 है और पोजीशन जो है Q का वो कैसा है, P1 के लिए Q की पोजीशन इसी डाइपोल के आगे तो बैठा है एक्सियल पोजीशन। और P1 को अगर भूल जाए तो ये डाइपोल P2 है, P2 के एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब P2 के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन है और P1 के लिए एक्सियल पोजीशन है। ठीक है, पॉइंट Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड P1 की वजह से एक्सियल पे कैसी होती है, अलोंग द एक्सिस। ये हो गया P1 डाइपोल की वजह से फील्ड E1। ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा था, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो एक्सियल पोजीशन पे फील्ड, यहाँ पे जो फील्ड होगी आगे की तरफ होगी, डाइपोल के अलोंग होगी। ठीक है, सारा रोटेट करके देख लीजिए, कुछ ऐसा ही मिलेगा आपको। अच्छा, ये P2 है, एक डाइपोल है P2। ठीक है, एक्सियल पोजीशन का हम लोगों ने देखा, ये Q अब P2 के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो यहाँ पे नेट फील्ड कैसे होगी, डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में। अभी हम लोगों ने देखा था माइनस क्यू प्लस क्यू, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे फील्ड किधर होती है, एक्सिस के पैरेलल निगेटिव की तरफ। इसी को थोड़ा सा घुमा लीजिए, सब कुछ घूम जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ये P2 हो गया और ये डायरेक्शन हो गई फील्ड की। तो देखिए ये E1 है और फील्ड E2, फील्ड E2 किसकी वजह से, P2 की वजह से। ये दोनों तो परपेंडिकुलर है। ई नेट कितना लिखेंगे आप, रूट ओवर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E1 E2 की वैल्यू पता है आपको, E1 क्या है, एक्सियल पोजीशन, E2 कौन सा है, इक्वेटोरियल पोजीशन। E1 किसके लिए, P1 डाइपोल की वजह से फील्ड, E2 किस डाइपोल की वजह से, P2 डाइपोल की वजह से। E1 जो होगा एक्सियल पोजीशन पे होता है 2K P1/R3। E2 क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन है किसका, P2, तो K P2/R3। यहां पे वैल्यू पुट करिए, स्क्वायर होगा ऐड होगा। ठीक है, देखिए ये फाइनली आप रखेंगे, P1 की वैल्यू है P cos थीटा, 2 cos थीटा का स्क्वायर होगा 4 cos स्क्वायर थीटा बनेगा, वैल्यू P sin थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में एक साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कंबाइन होकर 1 बन गए। बाहर आ जाएगा आपका KP/R³ रूट ओवर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ई नेट किस पॉइंट पे, पॉइंट Q पे। ठीक है, ये जनरल पॉइंट पे, पोलर कोऑर्डिनेट, मेकिंग एंगल थीटा हैज डिस्टेंस R। अब एक्सियल पोजीशन अगर होता तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती, 0, तो यहाँ पे 0 पुट करो,
cos 0 1, 3 और 1 4, बाहर आया 2, 2 kp बाई आर क्यूब, ये तो वेरीफाई कर रहा है एक्सियल पोजीशन के लिए। अगर थीटा 90 डिग्री कर दो, इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया, थीटा 90 डिग्री करो, cos 90 0, ये kp बाई आर क्यूब हो गया। तो ये तो जनरल है, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए भी ये काम कर रहा है, क्रॉस वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलिए हमने इस जनरल पॉइंट Q पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पता कर लिया, kp बाई आर क्यूब रूट ओवर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए कि जनरल पॉइंट Q पे ये लग किधर रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये एंगल थीटा है, मैं यहीं पे अगर मैं कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से इवन कितना एंगल बनाएगा, थीटा, ये तो वही लाइन है इंक्लाइंड वाली, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है, ये थीटा। यहीं पे अगर मैं इवन को एक्स डायरेक्शन मान लूं और E2 को वाई डायरेक्शन मान लूं, ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन हो गया, तो ये रिजल्टेंट जो है ये ई नेट कहीं इसके बीच में होगा, कहीं 0 से 90 डिग्री के बीच में कहीं होगा। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका E1 है और ये है E2, दिस इज एंगल थीटा। ई नेट कहीं होगा, सपोज ये एंगल है बीटा, तो हॉरिजॉन्टल से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है, थीटा प्लस बीटा। बीटा हम लिख सकते हैं, E1 E2 आपस में परपेंडिकुलर है, टेम्पोरली मैं इसको एक्स एक्सिस मानू, इसको वाई एक्सिस मानू, तो tan बीटा जो है दैट इज E2 बाई E1, E2 बाई E1। E2 क्या था, P साइन थीटा का इक्वेटोरियल, KP साइन थीटा पाई आर क्यूब। E1 क्या था, P cos थीटा का एक्सियल पोजीशन, यही था, KP बाई आर क्यूब, 2 KP बाई आर क्यूब। P है क्या, P cos थीटा, P साइन थीटा, ये सारा कुछ कैंसिल आउट होके आपको दिखेगा tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2, सारा कुछ कैंसिल, ये tan थीटा बच गया, नीचे एक 2 बच गया। ठीक है, ये है आपके पास, और टोटल एंगल ई नेट बना कितना रहा है, थीटा प्लस बीटा, एंगल मेड बाय ई नेट विद एक्स एक्सिस, ये कितना है, थीटा प्लस बीटा। मतलब थीटा पता होगा, बीटा निकालेंगे, फिर बीटा में थीटा ऐड कर देंगे। चलिए छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं। शॉर्टकट में क्वेश्चन मेंशन किया मैंने, एक डाइपोल है, डाइपोल से इंक्लाइंड वे में थीटा एंगल पे एक पॉइंट Q है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल एक्सिस, डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर है Q पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस डाइपोल, फाइंड एंगल थीटा। ठीक है, देखिए ये -Q चार्ज है, ये +Q चार्ज है, यहां से किसी r डिस्टेंस पे मेकिंग एंगल थीटा। फील्ड जो होती है, अगर ये एंगल थीटा था तो फर्दर ये ई नेट कितना एंगल बनाता था, बीटा। कह रहा है ई नेट जो है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पर है वो परपेंडिकुलर है एक्सिस के, मतलब ये वाई एक्सिस समझे, वाई के पैरेलल हो गया, तो यहाँ पे थीटा प्लस बीटा कितना लिखना चाहिए हमको, 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है एक्सिस के। और हमारे पास बीटा और थीटा में रिलेशन भी है, अभी अभी हम लोगों ने निकाला था, tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेट क्या करना है हमको, थीटा, बीटा वैसे भी अननोन है, तो बीटा की जगह 90 माइनस थीटा कर दीजिए, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2, ये बन गया cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। कॉट बना 1/tan, tan को इधर ले जाइए, 2 को इधर ले जाइए, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आपका आ गया tan थीटा √2, तो थीटा हो गया tan इनवर्स √2। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, बेस्ड ऑन समराइजिंग ऑल, पहले हम लोगों ने फील्ड निकालना सीखा, फील्ड का एंगल निकालना सीखा, उसके बाद ये रिलेशन फाइंड आउट किया, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है।